let me in, yeah. कहानी स्टार्ट होती है उस दिन से जिस दिन गोकू पैदा हुआ था। बार्डोक और जिने नोटिस करता है कि उसका बेटा बाकी सैयन बच्चों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। किंग वेजिटा को यह पता ना चले, इसीलिए बार्डोक सबको ये कहते हैं कि उसका बेटा एक लो क्लास सैयन है। उसके बाद बार्डोक गोकू को लेकर घर आता है। रेडिट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसका भाई इतना ज़्यादा ताकतवर है। उसके कुछ दिनों बाद किंग वेजिटा सारे सैयन को एक मीटिंग में बुलाते हैं। तभी बार्डोक नोटिस करते हैं कि एक स्पेसशिप उन लोगों की तरफ ही आ रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि फ्रीजा था, जो कि प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो चुका था। तभी बार्डोक और जिने गोकू को एक स्पेस पॉट में डालकर दूसरे प्लेनेट के लिए छोड़ देता है। बार्डोक अब कहते हैं, काकारोट तुम्हें सरवाइव करना ही होगा। आई एम रियली सॉरी कि तुम्हें इस तरह से अलविदा कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर मर जाओ। अगर मैं जिंदा रहता हूँ मैं तुम्हें लेने जरूर आऊँगा। जिने काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर कहती है, काकारोट मेरे बच्चे प्लीज़ तुम हमारे लिए वेट करना, हम तुम्हारे भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। टेक केयर माय सन। तो अब बार्डोक और जिने गोकू को प्लेनेट अर्थ के लिए छोड़ देता है। उसके बाद बार्डोक फ्रीजा से फाइट करने के लिए चले जाते हैं, पर बार्डोक काफ़ी कोशिश के बाद भी प्लेनेट वेजिटा को बचा नहीं पाते हैं। मरने से पहले बार्डोक के आखिरी शब्द कहते हैं, काकारोट चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। ऐसा कहकर प्लेनेट वेजिटा के साथ साथ बार्डोक भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद हमें अर्थ को दिखाए जाते हैं, जहां एकदम पीसफुल था। तभी गोकू का स्पेस पॉट क्रैश लैंड करते हैं और वहाँ से चाइल्ड काकारोट बाहर आते हैं। काकारोट अब रोने लगा था। तभी वहाँ से ग्रैंडपा गोहन जा रहा था। वो अब रियलाइज करता है कि काकारोट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो वो उसे गोकू कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। ग्रैंडपा गोहन गोकू को लेकर अब मास्टर रोशी के पास जाता है, ताकि गोकू अपने पावर को कंट्रोल करना भी सीख जाए। तो ऐसे ही 5 साल गुजर गया था। गोकू अब थोड़ा बड़ा भी हो चुका था और ग्रैंडपा गोहन उसे अपने पास ही हमेशा रखता था। वो अब गोकू को लाइफ और उसके मैनर्स सब कुछ सही सही से सिखाते हैं, ताकि वो एक अच्छा पर्सन बन सके। इतनी सी छोटी सी उम्र में गोकू कामेहामेहा वेब को भी सीख लेते हैं, क्योंकि गोकू मास्टर रोशी और ग्रैंडपा गोहन के साथ पिछले 5 सालों से ट्रेनिंग कर रहा था। धीरे धीरे गोकू ट्रेनिंग करके ताकतवर बनता जा रहा था। गोकू एक दिन और भी न्यू कैरेक्टर्स के साथ मिलता है, जैसे कि बुल्मा, यामचा। देखते ही देखते मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट भी आ जाते हैं। गोकू उस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया था। मास्टर रोशी गोकू को कहते हैं, तुम्हें अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तभी अचानक गोकू के सामने उसका मॉम और डैड का चेहरा झलकने लगते हैं। बार्डोक का बात भी अब उसे याद आने लगते हैं कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। वो लोग अभी तक नहीं आया, इसका मतलब वो लोग जिंदा नहीं है। ये सोचकर गोकू अब काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। गोकू अब डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन बॉल से उसके पेरेंट्स को दोबारा जिंदा करेगा। इसीलिए वो ग्रैंडपा गोहन के पास जाता है और कहते हैं, आखिर आप मुझसे कैसे मिले? मुझे मेरा पास्ट याद आ गया है। तो अब ग्रैंडपा गोहन गोकू को सब कुछ बता देते हैं कि वो गोकू से एक फॉरेस्ट पर मिला था। तब से लेकर गोकू उनके पास ही रहते हैं। ग्रैंडपा गोहन ये भी कहते हैं, हम ड्रैगन बॉल से तुम्हारे पेरेंट्स को दोबारा जिंदा करेंगे, पर इसके लिए तुम्हें 1 साल का वेट करना पड़ेगा। ये सुनकर गोकू अब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फाइनली 1 साल पार हो चुका था। गोकू अब सारे ड्रैगन बॉल को कलेक्ट कर लिया था और गोकू अब ड्रैगन को कॉल करता है, आई एम सुपर शेनरन, बताओ तुम्हारा विश क्या है? हे शेनरन, तुम मेरे पेरेंट्स को अर्थ पर दोबारा जिंदा कर दो। शेनरन कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। अर्थ पर नहीं कर सकते तो बस उन लोगों को जिंदा कर दो। आई एम सॉरी बट मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन लोगों को मरे हुए कई साल हो चुके हैं। मैं सिर्फ पर्टिकुलर एक ही टाइम तक पहले मरे हुए लोगों को ही जिंदा कर सकता हूँ। तुम प्लेनेट नमक पर जाके वहाँ पर ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करके अपने पेरेंट्स को वापस जिंदा कर सकते हो। ऐसा कहकर ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। गोकू का अब चीची से शादी हो जाते हैं। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम गोहन रखा था। एक दिन प्लेनेट अर्थ पर एक स्पेसशिप लैंड करता है और वहाँ से एक लंबे बाल वाला आदमी बाहर आता है, जो कि रेडिट्स था। रेडिट्स को अब काफ़ी लो पावर फील होता है
वो अब अपने रेडार से स्कैन करता है और मास्टर रोशी की आइलैंड पर पहुंच जाता है। तभी सभी लोग रेडिट से मिलने के लिए बाहर आता है। ओह, तो तुम यहाँ पर हो कैकरॉट मेरे भाई? गोकू कहते हैं, कैकरॉट? मेरा नाम गोकू है और मेरा तो कोई ब्रदर नहीं है। उसके बाद रेडिट्स कहते हैं, तुम्हारा नाम कैकरॉट ही है जो कि हमारे पेरेंट्स ने दिया था। फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसीलिए वो लोग तुम्हें अर्थ पर भेज दिया था ताकि तुम जिंदा रह सको। पर तुम तो लेजेंडरी सुपर सैयन के साथ जन्म लिया था, तो तुम्हारा पावर लेवल इतना कम क्यों लग रहा है? तुम्हें और भी स्ट्रांग होना चाहिए था कैकरॉट। आखिर हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? चलो मेरे साथ। गोकू अब कहते हैं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कैकरॉट, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। क्या? बड़ा भाई? तभी मास्टर रोशी और ग्रैंडपा गोहान कहते हैं, गोकू कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे साथ यहाँ पर अर्थ पर ही रहेगा, चाहे तुम उसका बड़ा भाई क्यों ना हो। चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी भी अर्थ पर आने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें बहुत ही बुरी मौत मरना होगा। तभी रेडिट्स मास्टर रोशी को एक थप्पड़ मारता है। ये देखकर गोकू अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और स्क्रीम्ड करने लगते हैं। गोकू का पावर लेवल इंस्टेंटली 10,000 से भी ज्यादा हो गया था। यस ब्रदर, यस, ये हुई ना बात। शाबाश, तुम एक लेजेंडरी सुपर सैयन हो। तुम्हारा पावर लेवल ऐसा ही होना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। आई एम सॉरी ब्रदर, अब मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर ही रहूंगा। गोकू अब रेडिट्स को उसके प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो लोग ड्रैगन बॉल से अपने माता पिता को दोबारा जिंदा करेगा। ये सुनकर रेडिट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वेजिटा कहते हैं, रेडिट्स से हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुका है, लगता है वो कैकरॉट के हाथों मारा गया है। वेजिटा, रेडिट्स और नापा फ्रीजा के लिए काम करता था, क्योंकि जब फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब वो तीनों को इसी शर्त पर छोड़ा था कि वो लोग पूरे जिंदगी भर फ्रीजा का गुलामी करेगा। अर्थ पर ऐसे ही और कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो लोग अब प्लेनेट नमेक पर ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के लिए निकल रहे थे। तभी 2 स्पेसशिप अर्थ पर क्रैश लैंड करता है और वहाँ से वेजिटा और नापा बाहर आते हैं। ओह रेडिट्स, तुम अभी तक जिंदा हो। मैंने सोचा था कि तुम मर चुके हो। अपने भाई को देखकर तुम अपना इरादा बदल लिया, अब तुम सबको मारना होगा। तो अब वेजिटा और नापा अटैक करना शुरू कर दिया था। कैकरॉट, मैंने सोचा था तुम काफी ताकतवर हो, पर ये क्या है? तुम्हारा पावर लेवल इतना कम क्यों लग रहा है? मुझे तो हंसी आ रहा है। यहाँ पे क्या कोई मजाक चल रहा है? वेजिटा अब रेडिट्स को हमला कर देता है, जिससे रेडिट्स काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। नापा अब गोकू को अटैक करने के लिए आते हैं। तभी गोहान आकर नापा की फेस पर एक किक मारता है। उसके बाद गोकू कहते हैं, तुम लोगों का हिम्मत कैसे हो गया? मेरे बेटे और भाई को मारने की कोशिश कर रहे हो? गोकू अब स्क्रीम्ड करता है। तभी गोकू का पावर लेवल इंस्टेंटली 45,000 हो जाता है। ये देखकर वेजिटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। गोकू अब वेजिटा को अटैक करना शुरू कर दिया था। पहले कुछ अटैक को वेजिटा डॉज कर लेते हैं और कुछ ही समय में गोकू उसका हालत खराब कर देता है और उसे ओजारू में ट्रांसफॉर्म होने में मजबूर कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली वेजिटा उसके ओजारू फॉर्म से भी गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू का एक ही अटैक से वेजिटा गोकू के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वेजिटा को पता चल गया था गोकू कितना ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो भी खुशी खुशी गोकू के टीम ज्वाइन करता है। वेजिटा अब गोकू को फ्रीजा के बारे में सब कुछ बता देता है। तंग आ चुका हूँ मैं उस बास्टर्ड का हुक्म मानते मानते। अब हम सब मिलकर फ्रीजा को हराएंगे, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। तुम आसानी से फ्रीजा को हरा सकते हो। प्लैनेट नमेक पर जाने के लिए बुल्मा एक स्पेशल स्पेसशिप बनाते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही चुका था जिस दिन वो सब प्लैनेट नमेक पर चला जाता है, ड्रैगन बॉल कलेक्ट करके गोकू के माता पिता को दोबारा जिंदा करने। प्लैनेट नमेक पर वो लोग जैसे ही लैंड करता है तभी वेजिटा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होने लगते हैं, क्योंकि फ्रीजा भी प्लैनेट नमेक पर ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करके इमोर्टल होने का विश करने के लिए आया है। इधर फ्रीजा को भी उन लोगों की पावर महसूस होता है, तो वो जल्द से जल्द उन लोगों के पास जाने लगता है। फ्रीजा जैसे वेजिटा, रेडिट्स और नापा को देखता है तभी वो कहते हैं, ओह तो तुम लोग गद्दार निकले। रेडिट्स गोकू को कहते हैं, ब्रदर यही है फ्रीजा, इसी ने ही प्लैनेट वेजिटा और हमारे पेरेंट्स को मारा है।
तभी गोकू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अटैक करने के लिए चले जाते हैं। पर फ्रीजा सबसे पहले रेडिट्स को अटैक करते हैं। तभी गोकू आकर उस अटैक को रोक लेता है। कौन हो तुम? मेरे काम में टांग अड़ने का सजा तुम शायद नहीं जानते। ऐसा कहकर फ्रीजा गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर गोकू उस हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। गोकू अब अपने पावर को इंक्रीज करते हुए एक कामेहामेहा वेब लॉन्च कर देता है, जिससे चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था और फ्रीजा वहां से वैनिश हो जाते हैं। वेजिटा अब हंसने लगता है। थैंक्स गोकू, तुमने कर दिखाया, तुमने फ्रीजा को मार दिया। सभी लोग सेलिब्रेशन करने लगते हैं। डेंडे अब कहते हैं, गोकू तुम इस ड्रैगन बॉल से जो चाहे वो विश कर सकते हो। गोकू अब सारे ड्रैगन बॉल को मार्च करके पोरुंगा को बुलाते हैं। पोरुंगा जैसे ही अपीयर होता है वो कहते हैं, बताओ तुम्हारा विश क्या है? गोकू कहते हैं, तुम मेरे पेरेंट्स को दोबारा जिंदा कर दो। वेल डन, मैं वो कर पाऊंगा, बट इसके लिए तुम्हें बाकी के 2 विश भी करना होगा। ठीक है, मेरा आखिरी विश है तुम मेरे पेरेंट्स को अभी इसी वक्त इसी प्लेनेट पर दोबारा जिंदा कर दो। तो अब पोरुंगा अपने ताकत का यूज करके बार्डोक और जिने को जिंदा कर देता है। तभी पोरुंगा वहां से चला जाता है। जिने अब कहती है, बार्डोक हम दोबारा जिंदा हो गए हैं। हाँ जिने अब गोकू और रेडिस की तरफ देखता है और रोने लगती है। बार्डोक ये हमारा कैकरोट है। जिने अब गोकू और रेडिस को हक करता है। बार्डोक कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व हो रहा है माय सन। बार्डोक भी अब काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और गोकू को हक करता है। गोकू अब कहते हैं, मैंने आपकी आखिरी बात को बहुत ही अच्छे से पालन किया फादर। वो सब काफी ज्यादा खुश था, पर उन लोगों की खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला था। तभी यहाँ पे फ्रीजा फिर से आ जाते हैं। फ्रीजा को देखकर गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तुम मेरे उस हमले से कैसे बचे? फ्रीजा अब हंसने लगते हैं। तुमने क्या सोचा तुम इस फ्रीजा को इतने आसानी से हरा दोगे? यू फूल। फ्रीजा अब बार्डोक और जिने को देखकर कहते हैं, ओह तो तुम लोग दोबारा जिंदा हो चुके हो। कोई बात नहीं, अब तुम सब फिर से मरने वाले हो, जैसे कि पिछले बार भी हुआ था। ऐसा कहकर फ्रीजा अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी उस अटैक को रोकने के लिए रेडिट सामने आता है। ओह तो तुम मेरे अटैक को रोकोगे? पिछले बार तुम अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तो अब तुम मरोगे। फ्रीजा अब काफी तेजी के साथ रेडिट्स को एक पावरफुल अटैक करते हैं। रेडिट्स काफी कोशिश करने के बाद भी उस हमले को रोक नहीं पाते हैं और गोकू की आंखों के सामने उसका मौत हो जाता है। ये देखकर बार्डोक चिल्लाने लगते हैं। गोकू अपने आंखों के सामने भाई का मौत को बर्दाश्त कर नहीं पा रहा था, तो वो कुछ अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं। गोकू पहली बार के लिए लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोकू का हेयर कलर अब ब्लैक से ग्रीन हो जाते हैं। गोकू का न्यू फॉर्म को देखकर हर कोई शॉक्ड हो गया था। गोकू अब कहते हैं, अब सब यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, यहाँ पे मैं अकेला फ्रीजा को हैंडल कर लूंगा। बार्डोक कहते हैं, नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा ना आप लोग यहाँ से चले जाओ प्लीज। तो अब वो लोग बुल्मा की स्पेसशिप में चले जाते हैं। गोकू रेडिट्स की डेड बॉडी को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो फ्रीजा के हाथों को कसकर पकड़ता है, जिससे फ्रीजा को काफी पेन होने लगते हैं। गोकू अब फ्रीजा को लगातार अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, पर फ्रीजा गोकू को कुछ खास अटैक कर नहीं पा रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता जा रहा था, और गोकू ही फाइट को डोमिनेट कर रहा था। वो दोनों की फाइट की वजह से पूरा प्लेनेट नामे कांपने लगते हैं। फ्रीजा देखता है कि वो इस तरह से गोकू का कुछ भी कर नहीं पाएगा, तो वो उसके गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फ्रीजा अब गोकू के पास जाकर काफी स्पीड से अटैक करते हैं। इस बार फ्रीजा का अटैक गोकू के ऊपर थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होने लगते हैं, पर ज़्यादा देर तक फ्रीजा अटैक कर नहीं पाते हैं। गोकू अब तक अपने पावर को कुछ हद तक कंट्रोल कर पा रहा था, पर अब गोकू पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। गोकू फिर से फाइट को डोमिनेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें बीरस के प्लेनेट को दिखाए जाते हैं, जहां हुईस गोकू और फ्रीजा की फाइट देख रहा था। ये पावर मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? लगता है मैंने इस पावर को पहले भी सेंस किया है। और तुम क्या देख रहे हो?
मैं एक मॉर्टल और फ्रीजा का फाइट देख रहा हूँ। एक मॉर्टल? आखिर वो कौन है जो कि फ्रीजा के साथ फाइट कर रहा है? बीरा सब व्हिस के पास जाके गोकू और फ्रीजा का फाइट देखने लगता है। तभी हमें फिर से गोकू और फ्रीजा को दिखाए जाते हैं। फ्रीजा अब कहने लगता है, अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फ्रीजा अब अपने 100% तक पहुंच जाते हैं। फ्रीजा का बॉडी से अब गोल्डन ऑरा निकलने लगते हैं। फ्रीजा अब गोकू के ऊपर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिर जाता है और वो बेस स्टेट पर आ जाता है, क्योंकि गोकू फर्स्ट टाइम के लिए लेजेंडरी सुपर सैयन को यूज किया था। गोकू को इस हालत में देख बारडॉक वेजिटा बुल्मा के स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, काकारोट उठो, अब तुम लोगों की बारी। इस बार तुम लोगों को दोबारा जिंदा करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा कहते हुए फ्रीजा एक फायरवॉल से उन लोगों को अटैक करने जा ही रहा था। तभी फ्रीजा को अचानक काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होता है। पीछे मुड़ते ही देखते हैं कि बेहोशी के हालत में गोकू उठकर खड़ा था। हर कोई गोकू का न्यू फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा कहने लगते हैं, आखिर चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बारडॉक भी कहते हैं, वो हमारा बेटा काकरोट है ना, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब से वो दोबारा खड़ा हुआ है तब से उसका की पूरी तरीके से बदल चुका है। वही दूसरी तरफ बीरस और व्हिस भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, आखिर चल क्या रहा है, ये पावर मुझे जानी पहचानी क्यों लग रहा है। व्हिस, जितना जल्दी हो सके मुझे वहाँ पे लेकर चलो। फ्रीजा अब गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर गोकू बहुत ही आसानी से उसके सारे अटैक को डॉज कर ले रहा था और उसके ऊपर एक की ब्लास्ट करते हैं, जिससे फ्रीजा काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। फ्रीजा अब काफी ज्यादा घायल भी हो गया था। फ्रीजा काफी कोशिश करता है, पर वो गोकू के ऊपर एक भी अटैक कर नहीं पा रहा था। गोकू का पावर अब सच में काफी अनप्रिडिक्टेबल तरीके से इंक्रीज हो रहा था। देखते ही देखते फ्रीजा का हालत बहुत बुरी हो जाते हैं, पर अचानक गोकू नीचे जमीन पर गिर जाता है। कोई भी समझ नहीं पा रहा था असल में हो क्या रहा है। इसी चीज का फायदा लेकर फ्रीजा किसी तरह से उठकर खड़ा होता है। एक और बड़े से एनर्जी बॉल से गोकू के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था, तभी कहां से एक स्ट्रॉन्ग अटैक आकर फ्रीजा की छाती को चीर देता है। उसके बाद हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को दिखाए जाते हैं। वो आप कहते हैं, मुझे जल्द से जल्द गोकू को लेकर यहाँ से जाना होगा, पर मुझे नहीं लगता वो लोग ऐसा कुछ करने देगा। उसे देखकर वेजिटा और बारडॉक अटैक करने जाता है, पर वो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए कुछ ही सेकंड के अंदर वो दोनों का हालत काफ़ी बुरी हो जाते हैं। वो अब उन लोगों के ऊपर एक ऐसी टेक्निक का यूज़ करता है जिससे वहाँ पे मौजूद सब कुछ टाइम तक पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अलविदा मॉर्टल्स, ऐसा कहकर वो अब गोकू को उठाकर वहाँ से जाने लगा था। तभी वहाँ पे बीरस और व्हिस आ जाते हैं। बीरस अब उस कैरेक्टर से कहते हैं, कौन हो तुम, और तुम जरा उस मॉर्टल को नीचे रखोगे, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। और वो कहते हैं, बीरस मेरा रास्ता छोड़ो, बस इतना जान लो तुम सबका समय आ चुका है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, आखिर कौन हो तुम। बीरस अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वो बीरस के अटैक को काफ़ी इजीली डॉज कर लेता है। बीरस अब व्हिस को गोकू को उससे छुड़ाने को कहते हैं। व्हिस तुरंत उसके पास चला जाता है गोकू को छुड़ाने के लिए। व्हिस की वजह से उसके माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और व्हिस गोकू को लेकर बारडॉक और वेजिटा के पास रख देता है। तो अब वो कैरेक्टर बीरस की तरफ एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट लॉन्च कर देता है, पर पता नहीं क्यों वो उस अटैक को खुद ही रोक लेता है। शिट, तुम लोगों के चक्कर में मेरा टाइम खत्म हो गया। बीरस, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर वो एक डायमेंशनल पोर्टल खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद बीरस व्हिस से कहते हैं ताकि वो गोकू को हील कर दे। व्हिस गोकू को हील कर देता है। बारडॉक व्हिस से कहते हैं, वो कौन था जो कि काकरोट को लेने आया था, और आखिर तुम लोग कौन हो। व्हिस कहते हैं, एक्चुअली मुझे अभी तक पता नहीं चला वो कौन था, और ये है यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और मैं एक एंजल हूँ। तो बारडॉक कहते हैं, यहाँ पर इतने इम्पोर्टेंट बीइंग क्या कर रहा है, हम लोग गोकू को लेने आए हैं क्या। काकरोट को कहाँ पे लेके जाओगे। हम उसे हमारे प्लान पर लेके जाएंगे ताकि हम उस मॉर्टल का पावर के बारे में पता कर सके। मैं खुद उसे ट्रेन कराऊंगा ताकि वो और भी ताकतवर बन जाए। सच बोलूं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक मॉर्टल में इतना ज्यादा पावर सेंस नहीं किया था। हर कोई गोकू का पावर्स के बारे में सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था,
तभी वेजिटा भी हुई से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे भी ट्रेनिंग कराने के लिए, पर बीरस साफ साफ मना कर देता है। पर हुईस कहते हैं अगर दूसरा कोई फाइटर रहेगा तो वो गोकू के साथ प्रैक्टिस कर सकता है। तो अब बीरस मान जाता है। गोकू के साथ साथ वेजिटा को भी बीरस के प्लेनेट पर लेकर चला जाता है। हुई सब वेजिटा को पहले बेसिक ट्रेनिंग देता है, बाद में गोकू को भी ट्रेनिंग कराना स्टार्ट कर दिया था। सन गोकू, वहाँ पे फ्रीजा को मारने के लिए जिस पावर को यूज किया था, तुम सेम पावर को मेरे खिलाफ यूज करो ताकि मैं उस फॉर्म के बारे में अच्छे से जान सकूं। गोकू कहते हैं मेरे उस फॉर्म पर अभी भी फुल कंट्रोल नहीं है, तुम्हें उतना भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गोकू अब अपने पूरे पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही सेकंड के अंदर लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोकू अब हुईस को लगातार अटैक करने लगते हैं। हुईस गोकू के अटैक को डॉज कर ले रहा था, पर उसे भी थोड़ी थोड़ी परेशानी होने लगती है। गोकू अपने आप पर कंट्रोल खो चुका था। हुईस अब कहते हैं ये फॉर्म काफ़ी कमाल का है, अगर इसको कंट्रोल करना सीख जाए तो इसका पावर 10x तक इंक्रीज हो सकते हैं। बीरस दूर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। वही सब गोकू को कंट्रोल में लाने के लिए उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वेजिटा उसकी बेसिक ट्रेनिंग कर रहा था। वेजिटा भुई से कहते हैं ताकि वो उसकी ट्रेनिंग को और भी नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। तो अब हुईस भी वेजिटा की ट्रेनिंग को एक और लेवल तक बढ़ा देता है। वो दोनों लगातार 9 महीने ट्रेनिंग करने के बाद लेजेंडरी सुपर सैयन 3 को पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख गया था और वेजिटा भी सुपर सैयन गॉड को अचीव कर लिया था। उसके बाद वो दोनों अर्थ पर वापस आते अपनी फैमिली से मिलने के लिए। अर्थ पर आते गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि वो लोगों ने ड्रैगन बॉल को मार्च करके रेडिट्स को दोबारा जिंदा कर लिया था। ये देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सब लोगों को हाक करने लगते हैं। वही सब बीरस से कहते हैं आपने उन दोनों को अर्थ पर क्यों भेजा। बीरस हुईस को रिप्लाई करते हुए कहते हैं उसे यहाँ पे लाने का हमारा मेन रीज़न था ताकि हम उस मॉर्टल का पावर के बारे में जान सके, और पता नहीं अर्थ पर वो कौन था जो कि गोकू को लेने आया था। अभी तक मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। वही सब कहते हैं ओह, तो आप इसीलिए उसे अर्थ पर भेजे हो ताकि हम उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को पकड़ सके। बीरस कहते हैं हाँ, मुझे पूरा यकीन है वो गोकू को ढूंढते ढूंढते दोबारा अर्थ पर जरूर आएगा। तो अब हमें अर्थ को दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू अपने फैमिली के साथ बैठा था और तभी वहाँ पर वो अननोन कैरेक्टर फिर से आ जाते हैं। गोकू उसे देखते ही उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, पर वो गोकू के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। वेजिटा को भी उस कैरेक्टर की अब सेंस हो जाता है कि वो दोबारा अर्थ पर आ चुका है, तो वो भी गोकू के पास आने लगते हैं। वो कैरेक्टर अब कहते हैं इस तरह से अटैक करके तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम तुम्हारा फुल पावर को यूज करके मुझ पर अटैक करो। गोकू अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। गोकू अब लेजेंडरी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ओह अच्छा, तुम पहले से भी काफी ताकतवर बन चुके हो। गोकू को देखकर वेजिटा भी अटैक करने आते हैं। तभी बार्डोक कहते हैं तुम्हें उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तुम अभी भी उतना भी स्ट्रांग नहीं हो, तुम उसका कुछ भी कर नहीं पाओगे। वेजिटा अब इंस्टेंटली सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वेजिटा का इस फॉर्म को देखकर हर कोई हैरान हो जाते हैं। रेडिट्स कहते हैं ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे उसका की भी सेंस नहीं हो रहा है। वो मिस्टीरियस कैरेक्टर अब कहते हैं तुम पिछले बार से काफ़ी इम्प्रूव किए हो, पर दुख की बात यह है कि तब भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। देखता हूँ कौन किसको हराता है, मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। ऐसा कहकर वेजिटा उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर वो उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। वो अब वेजिटा की तरफ एक स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं जिससे वेजिटा काफ़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। तभी गोकू आकर उस पर हमला करता है, पर उसे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सीरियसली फाइट कर रहा है। वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कहते हैं मुझे हराने के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को मेरा नाम तो बता ही सकता हूँ। वेल, मैं हूँ फू। तभी गोकू और वेजिटा दोनों मिलकर एक कॉम्बाइन कामेहामेहा अटैक करते हैं, जिस अटैक का बस थोड़ा सा ही असर होता है, पर कुछ मेजर इंजरी नहीं हुआ था।
वही दूसरी तरफ मिस्टीरियस कैरेक्टर की पावर को सेंस करते हुए बीरस और हुइस अर्थ की तरफ आ रहा था। वो अब कहते हैं ये अटैक अच्छा था, एक मॉर्टल के हिसाब से तुम काफी ताकतवर हो, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। ऐसा कहकर फू वेजिटा के पास जाकर काफी तेजी के साथ एक अटैक करता है, जिससे वेजिटा की हालत काफी खराब हो जाते हैं। उसके बाद वो गोकू को भी एक अटैक करता है। गोकू का भी हालत अब काफी बुरी हो गया था, पर गोकू किसी तरह से दोबारा उठकर खड़ा होता है। नॉट बैड, मैंने सोचा नहीं था उस अटैक के बाद तुम अपने पैरों पर खड़ा हो पाओगे। चलो छोड़ो, हमारा जाने का वक्त हो चुका है। फू अब एक पोर्टल खुलता है, तभी वहाँ पे बीरस आके उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फू अब हैरान इस बात पे नहीं हुआ था कि बीरस उसकी पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बल्कि बीरस यहाँ पे आ चुका है तो उसे उसके की को फील क्यों नहीं हुआ। फू अब कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर कब आए? हम तो यहाँ पर पहले से ही है। क्या कह रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों यहाँ पे आए हो, मुझे उसके बारे में पता क्यों नहीं चला। बेसिकली फू को पता लगने से पहले ही बीरस और हुइस यहाँ पे आ चुका था। बीरस अब कहते हैं वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम इस मॉर्टल को अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहते हो। फू अभी तक समझ नहीं पा रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फू कहते हैं तुम मेरे साथ क्या किए हो। बीरस कहते हैं तुम जिस डायमेंशन से पावर रिसीव कर रहे थे, हमने बस तुम्हारा और उस डायमेंशन के बीच का कनेक्शन काट दिया। ये सुनते फू की पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस इतना बताओ आखिर तुम उस मॉर्टल के साथ क्या करना चाहते हो। मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताने वाला। खैर छोड़ो, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। बीरस अब उसके हाकाई से फू पर अटैक करने ही वाला था, तभी ग्रैंड प्रिस्ट हुइस के साथ कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करके फू को लेकर जेनोसामा की पैलेस पर लाने को कहते हैं। तो अब बीरस उसके हाकाई को कैंसिल कर देता है और हुइस के साथ फू को लेकर जेनोसामा की पैलेस पर आते हैं। जेनोसामा उसे देखते ही कहते हैं तुम नाराकू के आदमी हो ना, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जेनोसामा थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। बीरस हुइस से कहते हैं अभी नाराकू कौन है। हुइस कहते हैं वो भी नहीं जानता नाराकू कौन है। ग्रैंड प्रिस्ट अब कहते हैं नाराकू और कोई नहीं बल्कि जेनोसामा का बड़ा भाई है, जिसको मिलियंस ऑफ साल पहले जेनोसामा का फादर उसे और उसके आदमी को मार दिया था। तो ये कैसे बच गया? मतलब और भी जिंदा हो सकते हैं। इसीलिए जेनोसामा फू को एक रूम में बंद करके रख देता है ताकि उससे बाद में पूछताछ कर सके। उसके बाद जेनोसामा हुइस को कहते हैं उस मॉर्टल गोकू को मेरे पास लेकर आओ ताकि हम ये पता कर सके कि फू उसके पीछे क्यों पड़े हैं। हुइस अब गोकू को लेकर जेनोसामा की पैलेस पर आता है। जेनोसामा गोकू को देखकर ही कहने लगता है मुझे तुम्हारा पावर काफी जानी पहचानी लग रहा है। इसका पावर बिल्कुल मेरा भाई नाराकू से मिलता जुलता है। ग्रैंड प्रिस्ट भी कहने लगता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक मॉर्टल का पावर उसके जैसा कैसे हो सकता है। नाराकू और इसके बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। बीरस साहब कहते हैं मैं तो नाराकू को नहीं जानता, तो मुझे इस मॉर्टल का पावर कैसे सेंस हो रहा है। इसका भी एक रीजन है। आखिर क्या है वो रीजन, ये जानने का समय अब नहीं है, वक्त आने पर सब कुछ समझ जाओगे। बात यही नहीं है, मुझे टेंशन इस बात को लेकर हो रहा है अगर नाराकू अभी तक जिंदा है तो पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। बीरस साहब कहते हैं आखिर उस नाराकू को चाहिए क्या? उसे किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर चाहिए। बाई चांस अगर एक बार नाराकू को वो मिल जाए तो पूरा मल्टीवर्स खत्म होने की तादाद में आ जाएगा। अभी तक हमें पता नहीं था कि नाराकू जिंदा है भी या नहीं, पर फू को देखकर एक कंफर्म हो चुका है कि वो लोग कुछ तो प्लान कर रहा है। और ये मॉर्टल का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर कैसे इसका पावर बिल्कुल नाराकू से मिलता जुलता है। वो लोग ये सारे बातें कर ही रहा था, तभी हमें आर्ट पर वेजिटा को दिखाए जाते हैं, जहाँ वेजिटा और रेडिट्स ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वहाँ पे एक और कैरेक्टर आकर वेजिटा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पहले वेजिटा उसके बेस फॉर्म को यूज करके अटैक कर रहा था, पर वेजिटा देखता है कि उसे हराने के लिए काफी ताकत की जरूरत है, तो वो इंस्टेंटली सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पर तब भी वो उसका कुछ भी कर नहीं पा रहा था, वो बहुत ही आसानी से वेजिटा को घायल कर देते हैं। ये देखकर रेडिट्स भी उसे अटैक करने के लिए जाते हैं और रेडिट्स का भी हालत सेम होता है, वो भी काफी जख्मी हालत में नीचे पड़े रहते हैं। उसके बाद वो कैरेक्टर वेजिटा को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जेनोसामा की पैलेस पर भी सेम टाइम पर अटैक होता है। ये देखकर बीरस कहते हैं जेनोसामा की परमिशन के बिना यहाँ पर कोई कैसे आ सकता है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला,
नाराको उसका काम शुरू कर दिया है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? विज कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हो? ये और कोई नहीं बल्कि नाराको का राइट हैंड मैन जेलोरिक्स है। तभी बीरस कुछ भी सोचे बगैर उस पर अटैक करने चले जाते हैं। ग्रैंडपिस्ट उसे मना करता है, पर तब तक काफी देर हो गई थी। जेलोरिक्स एक ही अटैक में बीरस की हालत खराब कर दी थी। ये देखकर ग्रैंडपिस्ट कहते हैं, अब तो और अच्छे से क्लियर हो चुका है, ये नाराको का राइट हैंड मैन जेलोरिक्स है। पर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है आखिर वो जिंदा कैसे हो सकता है। जेलोरिक्स अब कहते हैं, ग्रैंडपिस्ट, जेनो, काफी दिनों बाद तुम लोगों से दोबारा मुलाकात हुई। कैसे हो तुम सब? और तुम लोग यही सोच रहे होंगे मैं और फू अभी तक जिंदा कैसे। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारी टीम में ज्यादातर लोग अभी भी जिंदा है, उनमें से लॉर्ड नाराको भी एक है। ऐसा कहकर जेलोरिक्स गोकू को अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जेलोरिक्स को ऐसा करते देख ग्रैंडपिस्ट गोकू के सामने आकर खड़ा होता है। तुम और फू इसके पीछे हाथ धो के पड़े हो, आखिर तुम लोगों को इस मॉर्टल से चाहिए क्या? तुम पहली अटैक में मरना चाहते हो? और तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि उसके साथ हमारा क्या कनेक्शन है? तुम लोग बस लॉर्ड नाराको को जागने दो, तुम में से कोई भी नहीं जिंदा बचेगा। क्या कह रहे हो तुम? जाग जाए? इससे तुम्हारा क्या मतलब? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। लॉर्ड नाराको काफी मिलियन सालों से सो रहा है और अब उसका जगने का वक्त आ चुका है। ग्रैंडपिस्ट कहते हैं, अगर तुम हमें कुछ भी नहीं बताओगे पर फिर भी हम गोकू को लेकर जाने नहीं देंगे। बातें बहुत हुई, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें पछताना होगा ग्रैंडपिस्ट। तभी जेनोसामा एक पोर्टल खोलता है। विज और बीरस से कहते ताकि वो गोकू को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाए, और जब तक मैं ना बोलूँ तुम सब वहाँ से बाहर मत आना। तो अब बीरस विज गोकू को लेकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। विज देखते हैं कि वो लोग एक दूसरी प्लेनेट में आ चुके हैं। वही जेनोसामा की पैलेस पर ग्रैंडपिस्ट जेलोरिक्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। पहले कुछ समय तक ऐसा लग रहा था कि जेलोरिक्स और ग्रैंडपिस्ट का पावर ऑलमोस्ट सेम है, पर बाद में ग्रैंडपिस्ट जेलोरिक्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हावी होने लगते हैं। वाओ ग्रैंडपिस्ट, एक टीचर होने की नाते मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट किया ही था, पर अब लगता है मुझे अपना ट्रू पावर दिखाना ही होगा। क्या कहते हो ग्रैंडपिस्ट? चाहे तुम कितना भी कोशिश न कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। वो तो समय आने पर ही पता चलेगा कौन किसको हराते हैं। ऐसा कहकर दोबारा उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाते हैं। वो दोनों ही अपना जी जान लगाकर एक दूसरे को अटैक कर रहा था, पर ज्यादा एडवांटेज में ग्रैंडपिस्ट ही था। ग्रैंडपिस्ट अब जेलोरिक्स के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, पर न ही जेलोरिक्स उसे डॉज करता है और न ही काउंटर करता है। ये देखकर जेनोसामा समझ जाता है कि जेलोरिक्स कोई तो प्लान कर रहा है। जेलोरिक्स को चुपचाप खड़ा देख ग्रैंडपिस्ट काफी तेजी के साथ उसे अटैक करने जाते हैं। तभी जेनोसामा ग्रैंडपिस्ट को रोकने को कहते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुके थे। ग्रैंडपिस्ट जैसे ही उसे टच करता है तभी वहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोशन हो जाते हैं, जिस कारण से ग्रैंडपिस्ट अब थोड़ा घायल हो गया था। जेलोरिक्स को ऐसा करता देख जेनोसामा काफी ज्यादा हैरान हो गया था। आखिर ये किस तरह का टेक्निक है? उसके पास पहले इतना ज्यादा पावर तो नहीं था। जेलोरिक्स अब कहते हैं, पिछले बार तुम्हारे फादर ने हमें मारने की कोशिश किया था, पर अब लॉर्ड नाराको की जागने की देरी है, सब के सब मरोगे। ये सुनकर ग्रैंडपिस्ट अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे पहले से भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अटैक करता है, जिससे उसकी हालत काफी बुरी हो चुका था। पर अगले ही सेकंड ऑटोमेटिकली जेलोरिक्स के सारे इंजरी रिकवर हो जाते हैं। जेनोसामा अब ग्रैंडपिस्ट को उसके पास जाने से मना कर देता है। जेलोरिक्स अब फूक को जिस कमरे में लॉक करके रखा था उस तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर ग्रैंडपिस्ट अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं और फिर से जेलोरिक्स को टच करता है। तभी युवा पे बड़े से एक्सप्लोशन हो जाते हैं। उस एक्सप्लोशन के कारण ग्रैंडपिस्ट को काफी चोट पहुंचता है, पर जेलोरिक्स का कुछ भी नहीं हो रहा था। जेलोरिक्स अब फिर से फू की कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ग्रैंडपिस्ट उस पर एक ऐसी टेक्निक का यूज करते हैं जिससे वो एक शील्ड के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं। वो काफी कोशिश के बावजूद उस शील्ड को ब्रेक कर नहीं पा रहा था। जेलोरिक्स को इतना स्ट्रगल करते देख ग्रैंडपिस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर अगले ही सेकंड जेलोरिक्स उस शील्ड पर अपना हाथ रखता है। तभी वो शील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जेलोरिक्स को ऐसा करते देख ग्रैंडपिस्ट हैरान हो जाते हैं। लगता है मुझे अब अपने पूरे पावर्स का इस्तेमाल करना ही होगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है।
ग्रैंडपिस्ट अब अपने पूरे पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। अब उसका पावर इतना ज़्यादा हो जाता कि सारे के सारे मल्टीवर्स में वो फील होता है। सारे के सारे मल्टीवर्स का गॉड, एंजल्स, कायोसिन उस पावर लेवल को फील कर पा रहा था। वो सब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि गोकू, हुईस और बीरस जिस प्लेनेट में था वहाँ तक भी ग्रैंडपिस्ट का पावर फील हो रहा था। जेल्डिक्स अब कहते हैं ये इतना पावरफुल कैसे बन गया, पिछले बार तो वो इतना पावरफुल नहीं था। तभी ग्रैंडपिस्ट जेल्डिक्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। ग्रैंडपिस्ट के अटैक के चलते जेल्डिक्स को काफ़ी चोट पहुंचता है। वो चाहकर भी ग्रैंडपिस्ट का एक भी अटैक को रोक नहीं पा रहा था। आखिर में ग्रैंडपिस्ट जेल्डिक्स की तरफ उसके फाइनल अटैक लॉन्च करता है। तभी युवा पे फू आके जेल्डिक्स को लेकर भाग जाते हैं। फाइट के चलते जेनोसामा की पैलेस को भारी नुकसान होता है, पर जेनो उसे एक चुटकियों में सही कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड, एंजल्स और कायोशिन जेनोसामा के पैलेस पर आता है। हर कोई सवाल जवाब करने लगते हैं कि वो पावर्स किसका था। वो मेरा ही पावर्स था। तो अब वो लोग कहते हैं आखिर हुआ क्या था जिस कारण से आपको इतना ज़्यादा पावर रिलीज करना पड़ा। नाराको और उसके टीम मेंबर्स अभी भी जिंदा है और वो लोग गोकू को लेने आए थे। ये सुनकर हर कोई हैरान हो गया था, क्योंकि सभी लोग यही जानता था कि नाराको मर चुका है। ग्रैंडपिस्ट अब कहते हैं तो गोकू का पावर और नाराको का पावर कुछ हद तक मिलता जुलता है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक मॉर्टल में डिवाइन पावर कैसे आ सकता है। उसके बाद जेनोसामा एक पोर्टल के जरिए हुईस, बीरस और गोकू को दोबारा अपने पैलेस पर बुला लेते हैं। गोकू को देखकर हर कोई कहते हैं हाँ, उसके अंदर हमें भी हल्का सा डिवाइन पावर फील हो रहा है। लगता है नाराको और इस मॉर्टल के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। हाँ, वो लोग इसीलिए गोकू को लेकर इतना बेतबला हो रहा है। हमारे प्लस पॉइंट ये है कि गोकू अभी तक हमारे पास ही है। तो अब ग्रैंडपिस्ट कहते हैं हमें उसे निगरानी में रखना होगा और तब तक मैं उसे खुद ट्रेनिंग कराऊंगा ताकि वो अपने पावर्स पर कंट्रोल ला सके। वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पर वो अपने आप पर कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। अगर वो अपने पावर्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल ला पाएगा तो वो काफ़ी ताकतवर बन सकता है। उसके बाद सारे के सारे गॉड्स अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। वो लोग वेजिटा को उठा के लेकर कैद करके रखा था। वेजिटा की आंख जैसे ही खुलता है वो देखता है कि उसके सामने फू खड़ा था। आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए? वो तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो यहाँ पे तुम्हारा कोई काम है इसीलिए लेकर आए हैं, वरना यूं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आते। तो अब वेजिटा अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है। ये देखकर फू कहते हैं ऐसा करके तुम अपने आप को कभी छुड़ा नहीं पाओगे। वेजिटा अब कहते हैं बताओ मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, आखिर क्या करना चाहते हो मेरे साथ। इसके जवाब में फू कहते हैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स के लिए लाया गया है। पावर्स? कौन सी पावर? वो तुम्हें अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आकर कहते हैं सारे के सारे प्रिपरेशंस हो चुके हैं। तो अब फू वेजिटा को लेकर एक अलग सी कमरे में जाते हैं और वेजिटा को एक कुर्सी पे बांध देता है। उस कमरे में फू के अलावा और कोई नहीं था। फू अब उसके शॉर्ट से एक डायमेंशन खुलता है और वहाँ से एक एनर्जी बॉल की तरह कुछ बाहर आते हैं। वही नाराको था जो कि जेनोसामा के फादर से पीटने के बाद कुछ ऐसा हो गया था। फू अब उस एनर्जी बॉल को वेजिटा के पास लेकर जाते हैं और वो धीरे धीरे वेजिटा के अंदर समा जाते हैं। जैसे जैसे वो बॉल वेजिटा के अंदर जा रहा था वैसे वैसे वेजिटा को काफ़ी दर्द होने लगते हैं। वेजिटा अब दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। तो अब फू वेजिटा को उस कमरे में छोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो सब कुछ कैसा गया? फिलहाल तो सब ठीक है, पर रिजल्ट तो हमें 4 घंटे बाद ही पता चलेगा। तो क्या इस बार लॉर्ड नाराको सक्सेसफुली रिवाइव हो पाएगा? हाँ, उम्मीद तो यही है, बाकी देखते हैं क्या होते हैं। वेजिटा के कमरे से अब आवाज आना बंद हो चुका था। दूसरी तरफ हमें ग्रैंडपिस्ट और गोकू को दिखाए जाते हैं, जहां गोकू ट्रेनिंग के दौरान एक बार डिवाइन पावर को रिलीज कर देते हैं, पर गोकू उस पावर को कुछ सेकंड के लिए यूज कर पा रहा था। गोकू अब ग्रैंडपिस्ट से कहते हैं ताकि वो उसके भाई रेडिट्स और वेजिटा को भी ट्रेन करे। ग्रैंडपिस्ट कुछ टाइम सोचने के बाद वो उन लोगों को ट्रेन करने से मना कर देता है। मैं नहीं बल्कि हुईस उन लोगों को ट्रेन कराएगा। अर्थ पर वेजिटा के साथ क्या हो रहा था उसका किसी को कोई भनक तक नहीं था। ग्रैंडपिस्ट अब हुईस के साथ कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं
तुम अर्थ पर जाओ, वेजिटा और रेडिट्स को अच्छे से ट्रेन करो। तभी बीरस कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ अर्थ पर चलूँगा। तो अब बीरस और व्हिस अर्थ के लिए निकल जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को कहते हैं तुम्हें अपने पावर्स पर कंट्रोल लाना ही होगा। एक बार अगर तुम अपने पावर्स पर कंट्रोल लाना सीख जाओगे तो उसका कोई लिमिट ही नहीं रहेगा। तो अब गोकू अपने आंखों को बंद करता है और पावर्स पर फोकस करता है। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को देखकर कहते हैं तुम अपने करंट फुल पावर का यूज करके मुझ पर अटैक करो। गोकू अब लेजेंडरी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होकर अटैक करता है, पर वो ग्रैंड प्रिस्ट का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तो अब वो कायोकेन को यूज करने को कहते हैं। गोकू अब कायोकेन का यूज करके ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर अटैक करता है, पर कायोकेन का यूज गोकू ज़्यादा देर तक कर नहीं पा रहा था। कुछ ही सेकंड में गोकू का पूरा स्टैमिना खत्म हो जाते हैं और गोकू बेस स्टेज पर आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को दोबारा अटैक करने को कहते हैं, पर गोकू कहते हैं मुझे अब थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि मेरा स्टैमिना पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, उसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, तुम्हें बिना स्टैमिना से ही फाइट करना होगा ताकि तुम्हारे अंदर का डिवाइन पावर बाहर आ सके। दूसरी तरफ व्हिस और बीरस अर्थ पर पहुंच चुका था। वहाँ पर जाके उन लोगों को सब कुछ पता चलता है कि नाराको के लोग गोकू के बदले वेजिटा को उठाकर लेकर गया है, पर व्हिस अब थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वेजिटा को क्यों लेकर गया। व्हिस और बीरस को देखकर बार्डोक रेडिट्स खुद आकर कहते हैं ताकि वो उन लोगों को ट्रेनिंग कराए। बेसिकली हम इसी रीजन से यहाँ पर आए थे, पर अब मुझे ग्रैंड प्रिस्ट को सबसे पहले सब कुछ बताना होगा। व्हिस अब ग्रैंड प्रिस्ट से कांटेक्ट करते हैं और सब कुछ कह देते हैं। ये सुनकर गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों ही कंफ्यूज्ड हो गया था। गोकू आप कहते हैं हम वेजिटा को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तभी गोकू वेजिटा का की को सेंस करने की कोशिश करता है, पर फू उसे एक डायमेंशनल गैप पर रखा था, जिस कारण गोकू वेजिटा की कोई भी की को सेंस कर नहीं पा रहा था। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि वो एक ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि डायमेंशनल गैप में ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब ग्रैंड प्रिस्ट बीरस और व्हिस को ढूंढने के लिए भेज देते हैं और इधर वो गोकू को और भी ट्रेनिंग कराना स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपने पावर्स पर कंट्रोल लाना सीख जाए, क्योंकि किसी को नहीं पता कब कौन सी मुसीबत आ जाए। इतनी देर फाइट करने के बाद गोकू अब ग्रैंड प्रिस्ट के फाइटिंग टेक्निक को कुछ हद तक समझ जाते हैं, पर तब भी वो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर एक भी अटैक कर नहीं पाते हैं। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया गोकू उसके साथ ट्रेनिंग करके काफ़ी ताकतवर बनता जा रहा था। गोकू अब लेजेंडरी सुपर सैयन के साथ कायोकेन का यूज़ करके ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर एक सक्सेसफुल अटैक कर देता है। वही दूसरी तरफ व्हिस, बीरस और ग्रैंड प्रिस्ट के बताए हुआ लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। व्हिस अब उस कैरेक्टर से कहते हैं तुम्हें वेजिटा को बचाने के लिए डायमेंशन गैप पर जाना होगा। वो कैरेक्टर अब उन लोगों को वहाँ पे जाने से मना कर देता है क्योंकि वो जगह काफ़ी खतरनाक है। डायमेंशनल गैप पर डार्क एनर्जी फ्लो होता है जिसकी वजह से तुम्हारा जान भी जा सकते हैं। व्हिस अब उस कैरेक्टर को सब कुछ बता देते हैं, अगर हम जल्द से जल्द कुछ नहीं करेंगे तो हमारा मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा। ये सब कुछ सुनकर अब उन लोगों को लेकर डायमेंशनल गैप के लिए निकल जाते हैं। पैलेस के अंदर फू और उसके सर्वेंट बातें करते हैं। तुम्हें क्या लगता है इस बार लॉर्ड नाराको रिवाइव हो पाएगा? फू कहते हैं बस और कुछ देर की बाकी है। इस बार नाराको को रिवाइव होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इस बार होस्ट एक सैयन है। सैयन रेस को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो लोग काफ़ी ताकतवर होते हैं। वेजिटा के अंदर अगर एक बार लॉर्ड नाराको रिवाइव हो जाएगा तो हमारा आधा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तभी उस कमरे के अंदर से काफ़ी मात्रा में पावर्स रिलीज होने लगा था। फू कहते हैं फाइनल प्रोसेस शुरू हो चुका है, बस अब कुछ मिनटों की देरी। सारे के सारे सर्वेंट्स नाराको के रिवाइवल का वेट कर रहा था। एट दैट मोमेंट व्हिस और बीरस वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वेजिटा की बॉडी से इतना ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था कि वो दोनों भी फील कर पा रहा था। वेजिटा दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं, पर अगले ही सेकंड वेजिटा के रूम से आवाज़ आना बंद हो चुका था। फू जाकर देखते हैं कि वेजिटा नीचे ज़मीन पर पड़ा है और वो सांसें भी नहीं ले रहा था। ये देखकर वो सब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। व्हिस और बीरस अब उस पैलेस के अंदर आ चुका था। बीरस को देखकर ही फू तुरंत उस पर अटैक करने लगते हैं। बीरस देखते हैं कि फू पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। फू अब बीरस पर थोड़ा थोड़ा करके हावी होने लगा था, पर कुछ समय बाद फू देखते हैं कि बीरस पर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा है। बीरस अब फू को मारने के लिए एक बड़े से हकाई लॉन्च करता है,
तभी उस महल से एक काली ऑरा निकलने लगते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल लग रहा था। ये देखकर फू और सभी सर्वेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फाइनली लॉर्ड नाराको वेजिटा की बॉडी पर सक्सेसफुली रिवाइव हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि उस काली ऑरा के पीछे से नाराको बाहर आते हैं जो कि वेजिटा की बॉडी में रिवाइव हो चुका था। ये देखकर बीरस और व्हिज काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोकू भी अपने डिवाइन पावर्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया था। तो क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में?